नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के अंक में। किसान भाइयों, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की घोषणा 19 अगस्त 2014 को कर दी है। इस योजना की घोषणा देश भर के किसानों की सिंचाई संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई थी। योजना के कार्यान्वयन के लिए कुल 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इससे पहले प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रस्ताव लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने पहले बजट भाषण के दौरान 10 जुलाई 2014 को पेश किया था। योजना का उद्देश्य किसानों के जोखिम को कम करने के लिए निश्चित सिंचाई उपलब्ध कराना है, क्योंकि ज्यादातर किसानों की जमीन की सिंचाई वर्षा जल से होती है और वे मानसून पर निर्भर रहते हैं। किसान भाइयों, रूस में कृषि उत्पादों की किल्लत होने से उसने भारत से बड़ी मात्रा में फल और सब्जियों के आयात में रुचि दिखाई है। देश में सर्वाधिक क्षेत्र में धान बुआई करने वाला उत्तर प्रदेश उत्पादन में भी अव्वल हो, इसके लिए संकर प्रजाति की बुआई को प्रोत्साहित किया जाएगा। केंद्र सरकार के 6,970.50 लाख रुपए से तैयार एक्शन प्लान में प्रदेश के 23 जिलों का चयन किया गया है। चुने गए किसानों को उन्नत प्रजातियों के बीज उपलब्ध कराने के अलावा कृषि यंत्रों और दवाओं पर अनुदान दिया जाएगा। किसानों को प्रशिक्षित करने के अलावा खेतों पर प्रदर्शन की व्यवस्था भी होगी। बजट का 10% अनुसूचित जाति के लिए रहेगा, तो लघु और सीमांत किसानों को 33% और महिलाओं पर 30% फंड व्यय होगा। लाभार्थी का चयन ग्राम पंचायत की खुली बैठक में होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की ओर से अनाज, फल व सब्जियों की नई किस्में जारी की गई हैं। इनमें गेहूं की 2 किस्में पूसा गौतमी और पूसा अमूल्य, बासमती धान की पूसा बासमती 1509 किस्म है, तो वहीं फलों में अंगूर की 2 किस्में अदिति और त्रिसर हैं। इन्हीं खोजों में मौसमी की 2 किस्में पूसा राउंड और पूसा शरद भी शामिल हैं। प्रदेश सरकार ने किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से 1590 एग्रीकल्चर मार्केटिंग हबों के निर्माण के लिए 441.01 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। गौरतलब है कि अप्रैल 2014 तक 447 एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। हब के माध्यम से किसानों के कृषि उत्पादों का क्रय विक्रय किया जाएगा। प्रदेश सरकार की ओर से 100 किलोमीटर क्षेत्रफल में 10 किलोमीटर के अंतराल पर एक मंडी स्थल उपलब्ध कराने का निर्णय भी लिया गया है। प्रदेश में सूखा प्रभावित जिलों की समीक्षा के दौरान पशुपालन विभाग ने कहा कि आपदा क्षेत्रों में पशुओं को बचाने और उनको उपचार देने में कोई कोताही ना बरती जाए। पशुपालन विभाग के अब तक किए हुए कार्यों की समीक्षा में बताया गया कि 997 गांवों में 3 सैकड़ा छोटे और 1000 बड़े पशुओं का उपचार किया गया है। बाढ़ प्रभावित जिलों के पशुओं की देखरेख और इलाज के लिए धन का प्रबंध आपदा राहत निधि से किया जाएगा और जल्द ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों बलरामपुर, बहराइच और गोंडा में 18 अधिकारियों को पशुओं की स्थिति जानने के लिए भेजा जाएगा। अरहर कम सिंचाई वाले क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी फसल है। इसे मिश्रित फसल के रूप में किसी अन्य फसल के साथ बोकर अतिरिक्त लाभ कमाया जा सकता है। दलहनी फसल होने के कारण ये भूमि की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाती है। गहरी, अच्छे जल निकास वाली भूमि इसके लिए उपयुक्त रहती है। उथली और जल भराव वाली मिट्टी में इसकी खेती सफलतापूर्वक नहीं की जा सकती है। इसकी खेती के लिए जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा बाद में देसी हल या ट्रैक्टर, कल्टीवेटर या हैरो से करें। जुताई करते समय ध्यान रखें कि ढेले टूट जाएं, जिससे भूमि में ज्यादा जल संग्रह ना हो सके। किसान भाइयों, अच्छी उपज के लिए अरहर की उपयुक्त समय पर बुआई करें। बात अगर बुआई की करें तो अरहर की अकेली फसल के लिए 15 से 20 किलो तथा मिश्रित फसल के लिए करीब 6 से 7 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता रहती है। बीजों को राइजोबियम और पीएसवी कल्चर से उपचारित करके ही बोएं। तो किसान भाइयों, ये थे कृषि समाचार। आइए अब जायजा लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भाव की। लखनऊ की मंडी में गेहूं 1600 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर की मंडी में 1650 रुपए प्रति क्विंटल, कासगंज की मंडी में 1470 और वाराणसी की मंडी में गेहूं का औसत भाव रहा 1620 रुपए प्रति क्विंटल।
बात अगर चावल के औसत भाव की करें तो लखनऊ की मंडी में चावल 2100 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में रुपए 2000, कासगंज में 2050 रुपए और वाराणसी में चावल का औसत भाव 2090 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सरसों के औसत कीमतों की बात करें तो लखनऊ की मंडी में सरसों 3585 रुपए, कानपुर में 3400, कासगंज में 3180 और वाराणसी की मंडी में सरसों का औसत भाव 3480 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गुड़ की औसत कीमतों की बात करें तो लखनऊ की मंडी में गुड़ 3500, कानपुर में 3440, कासगंज में 3150 और वाराणसी की मंडी में गुड़ का औसत भाव 3350 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सब्जियों में टमाटर पर नजर डालें तो लखनऊ की मंडी में टमाटर 2950 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में 2740 रुपए, कासगंज में 2650 रुपए और वाराणसी में टमाटर 2980 रुपए प्रति क्विंटल के औसत भाव से बिका। इसी तरह प्याज के औसत भाव की बात करें तो लखनऊ की मंडी में प्याज 1725 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में 1770 रुपए, कासगंज में 1600 और वाराणसी में 1700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हरी मिर्च की औसत कीमतों की बात करें तो लखनऊ की मंडी में हरी मिर्च 1850, कानपुर में 1930, कासगंज में 1800 और वाराणसी की मंडी में हरी मिर्च का औसत भाव 1880 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब एक नजर आलू के औसत भाव पर। लखनऊ की मंडी में आलू का भाव 1740 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में 1630 रुपए, कासगंज में 1545 और वाराणसी की मंडी में आलू का औसत भाव 1590 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ
हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। एनएचएम बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, हमारे किसान भाई दिन रात कठिन परिश्रम करते हैं और जब कठिन परिश्रम करते हैं तो ये चाहते हैं कि अच्छी फसल हो और उसका अच्छा मूल्य प्राप्त हो। और जब हम अच्छे मूल्य की बात करते हैं तो बात आती है नगदी फसलों की, और नगदी फसलों में गन्ना सबसे प्रमुख है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं गन्ने की फसल में सामयिक कार्य। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं नंदिनी नगर पीजी कॉलेज नवाबगंज गोंडा के सह प्राध्यापक डॉक्टर एपी पांडे जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि इस समय हमारे खेतों में गन्ने की स्थिति क्या है। सुनील भैया, जहाँ तक गन्ने में स्थिति के बारे में पूछ रहे हैं, खेतों में लगभग जुताई और गुड़ाई के काम समाप्त हो चुके हैं। विशेष रूप से इस समय हमें गन्ने में यह देखभाल करनी है कि कहीं हवाओं के प्रभाव से या बारिश के प्रभाव से गन्ने की फसल गिरकर क्षतिग्रस्त न होने पाए, जिससे उसका उत्पादन कम न हो। तो हमें इस परिप्रेक्ष्य में उनकी मिट्टी चढ़ाना फसलों पर और दूसरा कि उनकी बंधाई करना प्रमुख कृषि क्रियाओं में आता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने मिट्टी चढ़ाने की बात की, तो हमारे किसान भाई मिट्टी चढ़ाने का कार्य किस तरह से करें और क्या सावधानी बरतें? देखिए, दो चीज़ें बहुत प्रमुख हैं। एक तो मिट्टी गन्ने की फसल बुआई के समय इस बात का पहले से ही ध्यान रख लेना चाहिए कि ज़्यादातर हवाएं पूर्वा और पछवा चलती हैं, तो उनकी जो लाइन की दिशा हो वो पूर्व पश्चिम की तरफ हो। अगर पश्चिम की तरफ, हाँ, ऐसा ध्यान लेने तो बेहतर परिणाम मिलते हैं। दूसरा, बलुई मिट्टी का प्रयोग गन्ना की फसल लेने में नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी आसानी से ढीली हो जाती है और फसल गिरने का भय रहता है। फिर भी यदि उन्होंने बुआई कर रखी है तो अब मिट्टी चढ़ाने का ये समय है। इसमें पहले मिट्टी 15 सेंटीमीटर फावड़े की सहायता से नालियों में चढ़ा देना चाहिए यदि फसल सामान्य किस्म की है तो, और यदि फसल गन्ने की बाढ़वार अधिक है तो पुनः मिट्टी को 30 सेंटीमीटर ऊंचा चढ़ा देना चाहिए, जिससे फसल गिरने ना पाए और आपका उत्पादन प्रभावित न हो। जी डॉक्टर साहब, ये तो थी मिट्टी चढ़ाने की बात। अब बात आती है कि गन्ने की बंधाई, तो यह कार्य हमारे किसान भाई किस तरह से करें? देखिए, जैसे गन्ना गिरने से बचाने के लिए मिट्टी चढ़ाना नितांत आवश्यक कार्य है, उसी तरीके से गन्ना न गिरने पाए गन्ने की बंधाई का कार्य भी नितांत आवश्यक है। दो बातें, गन्ने की बंधाई 2 से 3 बार में की जाती है। पहली बंधाई जो होती है वो हमारी अगस्त माह में होती है। तब गन्ने की बाढ़वार 1 से 1.5 मीटर होती है। करीब 1.5 मीटर ऊंचाई पर गन्ने की निचली 3-4 पत्तियों को लेकर के और उनके ठूंठों को आपस में मूठों को बांध देना चाहिए, और बांधने के उपरांत कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए। लेकिन जैसे ही बाढ़वार और अधिक हो जाए, एक बार पुनः करीब 2.5 मीटर की ऊंचाई पर उनकी बंधाई पत्तियों की सहायता से की जाती है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि बंधाई के समय कुछ किसान भाई ऊपर जो बांधते हैं उसमें रस्सियों का सहारा लेते हैं और स्तूप के नुमा गन्ने की बंधाई कर देते हैं। ये बंधाई किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, क्योंकि स्तूप विधि से गन्ने की बंधाई करने पर हवाएं आपस में टकराती हैं, पेड़ों में झुक जाती हैं और गन्ने गिर सकते हैं। इसके लिए 2 झूंझों को, जो उनके बंडल होते हैं, उनको कैंची नुमा यदि बांध दिया जाए, 2 नालियों को कैंची नुमा बंधाई कर दी जाए, तो हवाएं आसानी से निकल जाती हैं और हमारे गन्ने की फसल
बढ़िया उत्पादन देती है। यानी स्तूप नुमा बधाई न करें, कैंची नुमा बधाई करें, क्योंकि गन्ना गिर जाने से, जब गन्ना गिरता है तो टेढ़ा होकर बढ़ने लगता है और उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, सुक्रोज की मात्रा घट जाती है, जिससे जो शुगर का उत्पादन है वो प्रभावित हो जाता है, मिठास गन्ने की कम हो जाती है। अच्छा, डॉक्टर साहब कहते हैं कि हमारे खेत में जल निकासी का प्रबंध बहुत अच्छा होना चाहिए अगर हम अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, तो हमारे गन्ने की फसल में भी क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। जल निकासी का प्रबंध दो कारणों से होना चाहिए। एक तो जल भराव की दशा में फसल पीली पड़ जाती है, गिरने का भय रहता है और जो उसकी दैहिक क्रियाएं हैं वो प्रभावित होने लगती हैं। यदि जल निकास उत्तम होगा तो उनकी दैहिक क्रियाएं प्रभावित नहीं होंगी और शर्करा उत्पादन तथा फसलोत्पादन अच्छा होगा। दूसरा एक विषय और आता है, गन्ने में एक रोग लगता है जिसको कहते हैं कि ये लाल सड़न काना रोग है। इस रोग का जो संक्रमण है वो पानी के द्वारा भी बढ़ता है। जब एक संक्रमित खेत से पानी दूसरे स्वस्थ खेत वाले भाग में पहुंचता है तो पौधे संक्रमित हो जाते हैं। इसलिए जल प्रबंधन करना आवश्यक है कि हमारी जो स्वस्थ फसल है वो स्वस्थ ही रहे, कहीं संक्रमित पौधे से इस स्वस्थ फसल को संक्रमण न हो जाए। इसके लिए बचाने के लिए भी जल निकास का उत्तम प्रबंध करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, इस बार देखा जा रहा है कि कुछ क्षेत्रों में बारिश बहुत कम हो रही है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हाँ, ऐसा है कि कुछ क्षेत्रों में बाढ़ तो ज़्यादा हो गई है और कुछ क्षेत्रों में सूखे का प्रभाव है। ऐसी स्थितियों में हमें कृत्रिम रूप से सिंचाई करके, मिट्टी चढ़ा करके उनमें पर्याप्त नमी को बनाए रखना चाहिए, जिससे फसलों उत्पादन प्रभावित न होने पाए। जी, अब बात आती है कुछ रोगों की जो हमारी फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, तो हमारे गन्ने की फसल में किस तरह के रोग हो सकते हैं और कैसे हम उनका नियंत्रण कर सकते हैं? देखिए, जहाँ रोगों की बात होती है, कुछ रोग तो कवक जनित रोग होते हैं, कुछ जीवाणु जनित रोग होते हैं, कुछ दैहिक रोग होते हैं और कुछ विषाणु जनित रोग होते हैं। जब हम अधिकतर रोग जो हैं वो कवक जनित रोग हैं। इसमें प्रमुख रूप से रेड राट ऑफ शुगर केन, जिसको गन्ने का लाल सड़न काना रोग कहते हैं, ये फसल को विशेष रूप से प्रभावित करता है। लाल सड़न काना रोग की जो पहचान है वो ये है कि ऊपर से जो 2, 3, 4 पत्तियां हैं वो सूख जाती हैं, धीरे धीरे पौधा पूरा सूख जाता है। इनमें जो हरी पत्तियां हैं इनमें सफ़ेद सफ़ेद धारी पाई जाती हैं और धारी जब पाई जाती हैं तो उनमें इनका आक्रमण होता है और एक तरीके से फसल सूखने लगती है। एक विशेष लक्षण और है कि इनके तने जो होते हैं वो लाल रंग के हो जाते हैं और अगर उसको सूंघा जाए तो जैसे मदिरा या का सुगंध होती है, मदिरा का रंग गंध आती है, तीक्ष्ण गंध आती है, सिरके जैसी गंध, मदिरा जैसी गंध उसमें अगर आती है तो ये समझ लेना चाहिए कि ये लाल सड़न काना रोग है। जहाँ तक इसके उपचार की बात आती है कि इससे कैसे बचाया जाए, तो लाल सड़न काना रोग जो है ये बीज जनित रोग है, बीज जनित, और इसको पहले ही किसान भाई को ध्यान देना चाहिए कि आप एगलाल में या एरिटान में 0.255% के घोल में 5 मिनट तक अगर बीजों का उपचार कर लें तो इसका निदान किया जा सकता है। और अन्य जो क्रियाएं हैं निदान की कि आपको पहले से भी ये ध्यान देना चाहिए कि यदि फसल संक्रमित है, बीज संक्रमित हैं, तो उन फसलों, उन खेतों में पुनः गन्ने की खेती नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी दी हमारे किसान बहन भाइयों को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खेती की जानकारी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 34 से 39 तथा न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में आसमान पर हल्के बादल छाए रहे। कुछ स्थानों पर हल्की तथा कुछ स्थानों पर सामान्य वर्षा हुई।
मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2-3 दिनों में प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से सामान्य वर्षा हो सकती है। इस बीच लगभग सभी क्षेत्रों में 2 से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने के आसार हैं। किसान भाइयों, खेतों में खड़ी धान की फसल कल्ले व बाली निकलने की अवस्था में नमी के प्रति संवेदनशील होती हैं। मौसम सूखा होने के कारण खेत में नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई की व्यवस्था करें। वातावरण में तापक्रम व नमी की अधिकता रहने से रोग एवं कीट की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए निरंतर फसल की निगरानी करते रहें। कीट व रोग नियंत्रण हेतु पर्यावरण हितैषी उपाय जैसे प्रकाश प्रपंच, फेरोमोन ट्रैप, ट्राइकोडर्मा तथा ट्राइकोग्रामा का प्रयोग करें। इस समय मूंगफली की फसल में खूंटियां बन रही होंगी, ऐसे में निराई गुड़ाई ना करें। इस समय सब्जियों में कीड़ों का प्रकोप ज्यादा होता है। इनसे बचाव के लिए नीम आधारित उत्पादों व वर्मी वॉश का इस्तेमाल करें या फिर वैज्ञानिकों की संस्तुति के अनुरूप कीटनाशकों का प्रयोग करें। परवल की गांठयुक्त लताओं की रोपाई करें। शकरकंद की संस्तुत प्रजातियों के कंद लगाएं ताकि समय से लताएं मिल सकें। आम, अमरूद, आंवला, लीची, केला व नींबू वर्गीय पौधों का रोपण करें। वर्तमान मौसम में आम के बागों में जाला कीट का प्रकोप होता है। जाला छुड़ाने वाले यंत्र से जाला साफ करें तथा प्रभावित किल्लों को काटकर कीड़ों सहित जला दें। आम की नई बाग लगाते समय परागण हेतु उपयुक्त किस्मों का 10% रोपण अवश्य करें। दशहरी प्रजाति के साथ बाग में बम्बई हरा, गौरजीत को परागण किस्म के रूप में रोपित करें। जिन किसान भाइयों ने केले की फसल में अवांछित पुत्तियों की कटाई तथा फल वाले पौधों में स्केटिंग अभी तक नहीं की है, तो वे यथाशीघ्र कर दें। जिन क्षेत्रों में वर्षा कम हुई है, वहां गन्ने के नीचे की सूखी पत्तियों को निकालकर गन्ने की 2 पंक्तियों के बीच बिछा दें, जिससे खेत की नमी का ह्रास न हो तथा खरपतवार नियंत्रण हो सके। मत्स्य पालक भाई प्रजनन योग्य मछलियों के तालाबों का जल स्तर 1.5 से 2 मीटर बनाए रखें। जिन जनपदों में पर्याप्त वर्षा हुई है तथा तालाबों में पानी का स्तर 1 मीटर तक हो गया है, वहां तत्काल यथासंभव बड़े आकार का मत्स्य बीज संचय करें। तो किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ मंगलवार को फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।